गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है पहलवान की ढोलक। यह लेसन फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। आंचलिक कथा में किसी एक अंचल अर्थात गांव की सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन होता है। रेणु जी के साहित्य की यह विशेषता है कि वे एक किसी गांव या अंचल के माध्यम से पूरे देश की कहानी का चित्रण कर देते हैं। इस कहानी में भी उन्होंने भारत में प्रचलित प्रसिद्ध खेल दंगल के स्थान पर पश्चिमी देशों के प्रभाव से घोड़ों की रेस को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है। उनके अनुसार श्यामानगर के समीप एक गांव में सर्दियों के मौसम में वहां पर मलेरिया और हैजे से जब पूरा गांव थर थर काँप रहा था, पुरानी उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे से सम्मिलित साम्राज्य, मतलब पूरी रात में सन्नाटा, और वहां पर लोग मलेरिया और हैजे के कारण बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और रात्रि में बहुत घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर करुण आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी और सियारों और पेचक की डरावनी आवाज़ें ही इस सन्नाटे को अवश्य दूर कर रही थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने, मतलब उल्टी करने की आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ रही थी और बाकी इस सारे रात में सन्नाटा ही पूरी जगह फैला हुआ था। लेकिन रात की इस सन्नाटे को दूर करती हुई एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक, मतलब शाम से लेकर सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी ये ढोलक, जिसके स्वर थे चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा। तो इस प्रकार ये ढोलक बजा रहा था लुट्टन सिंह पहलवान। तो यही ढोलक जो एक गांव है जहां पर पूरी रात में सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पर एक तरह से संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी, मतलब लोगों में जीने की शक्ति भर रही थी। यूँ तो वह कहा करता था, मतलब लुट्टन सिंह कहता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। मतलब लुट्टन सिंह कहता था कि सारे इंडिया के लोग उसे जानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि केवल उसी ज़िले के लोग ही उसे जान पाते थे और वह अपनी बढ़ाई करने के हिसाब से कहता था कि होल इंडिया के लोग मुझे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप की तरह मर जाता, लेकिन उस विधाता ने उसके जीवन लिखा हुआ था, तो विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता, दूध पीता और कसरत किया करता था। कसरत भी वह इसीलिए करता था कि गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ दिया करते थे और वह उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए वह कसरत करता था। लेकिन नियमित कसरत करने से उसके सीने और बाहों को सुडौल कर दिया और मांसल बना दिया, मतलब वह एक पहलवान की तरह दिखाई देने लगा और लोग उसे पहलवान समझने लगे। लोग उससे डरने भी लगे, क्योंकि जब वह दोनों हाथों को फैला कर चलता पहलवान की भांति, तो लोग उससे डरने लगे। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह श्यामानगर मेला देखने गया, तो श्यामानगर में जब वो ढोलक की आवाज़ बज रही थी, तो उससे वह प्रभावित हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर प्रसिद्ध पहलवान शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह, और उसने यह नाम यहाँ पर आकर, वह पंजाब से आया था, जब यहाँ इस नगर गांव में आया तो यहाँ पर उसने सभी पहलवानों को हरा कर उसने शेर के बच्चे नाम के टाइटल अपने नाम कर लिया। अब उसको लुट्टन सिंह पहलवान ने चुनौती दे दी, तो सब
सोचने लगे कि यह तो हार जाएगा। उसी समय श्यामनगर के दंगल के प्रसिद्ध श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में, चांद सिंह को दरबार में रखने की बातें सोच रहे थे। और वहां पर लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो वहां के राजा साहब ने लुट्टन सिंह को समझाया कि तुम इससे मत भिड़ो, तुम हार जाओगे। तो उस समय लुट्टन सिंह ने कहा, नहीं हुक्म, आप मुझे इस बात का हुक्म दे कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तो भी वह मना करते रहे। फिर कुछ लोग कहते कि इसे लड़ने दिया जाए, कुछ कहते इसे मत लड़ने दिया जाए। तो अंत में सबने यही कहा कि चलो इसे लड़ने देते हैं। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार कान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की लड़ाई हो रही है, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चांद सिंह मतलब उस शेर के बच्चे की कुश्ती हो रही है। तो इसके बाद लुट्टन सिंह उस ढोल की आवाज से प्रेरित होकर उसने चांद सिंह को हरा दिया। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। उसके बाद विजयी लुट्टन कूदता फांता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोल को प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने भी आपत्ति की, अरे दूर। लेकिन राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, मतलब तुमने मिट्टी की अपने गांव का नाम रख लिया। तो इसके बाद उसे राजा साहब ने लुट्टन सिंह को राज पहलवान अपना नियुक्त कर लिया और उसे अपने दरबार में रख लिया। इसके बाद लुट्टन सिंह ने कई पहलवानों को हराया। काले खां के संबंध में भी यह मशहूर था कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है, मतलब वह हार जाता है। लेकिन लुट्टन सिंह ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, उसे भी हरा दिया। चांद सिंह और काले खां को हराने के बाद तो वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था और उसकी कीर्ति हर जगह फैल गई थी। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे, मतलब पहलवान थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता कि ये तो उससे भी आगे निकलेंगे, मतलब पहलवान के बेटे अपने पिता से ज़्यादा अच्छे पहलवान बनेंगे। राजा ने भी उनको राज दरबार का भावी पहलवान दोनों को घोषित कर दिया था, इसीलिए दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। लुट्टन सिंह स्वयं उन्हें ढोल बजाकर कसरत करवाता और सारे पहलवानी की शिक्षा दे रहा था और भी बहुत बातें उन्हें समझाता था। लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए लिखा है कि उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा, वह बूढ़ा राजा स्वर्ग सिधार गया, अर्थात मृत्यु हो गई उसकी। उसके बाद नए राजकुमार विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई, क्योंकि वह वृद्ध था तो वो अच्छे से राजकाज नहीं कर पाता था। तो अब इस राजकुमार ने आते ही बहुत से परिवर्तन कर दिए। उन परिवर्तनों में सबसे पहला यह परिवर्तन हुआ कि दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। अब उस पहलवान की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, अब उनका कम ही जाना जाता था क्योंकि उनका स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। तो पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। अपनी इतनी
जब उसकी बेइज्जती हुई तो उसी दिन वह अपने ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपने गांव वापस श्यामानगर के पास जो उसका गांव था वहीं पर आकर रहने लगा। और गांव के एक छोर पर ही उसने झोपड़ी बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया और अपने दोनों बेटों को और शिष्यों को वहीं गांव के बच्चों को वहीं पर कुश्ती सिखाने लगा। लेकिन गांव के बच्चों के पास जो खेतिहर मजदूर हैं और किसान कुश्ती कैसे सीखते, तो धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली हो गया और वह सिर्फ अपने 2 पुत्रों को ही ढोलक बजाकर लड़ना सिखाता रहा। दोनों लड़के भी दिन भर मजदूरी करते और उसी में गुजर बसर होती। उसके बाद एक और बहुत बड़ी आफत उस गांव पर ये आई कि पहले अनावृष्टि मतलब बारिश की कमी, फिर अन्न की कमी और उसके बाद गांव में मलेरिया और हैजा फैल गया। गांव में महामारी फैलने पर घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। मतलब गांव में बहुत ज़्यादा ही महामारी फैल चुकी थी और दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद मतलब रात के समय जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो दिन में वो रोते चिल्लाते रहते थे। लेकिन फिर भी सुबह के समय कुछ उनके मुंह पर प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। मतलब एक दूसरे को वो ढांढस बंधाते थे। लेकिन जैसे ही सूर्योदय के बाद सूर्यास्त का टाइम होता था फिर लोग अपने घरों में कूखते कराते अपने अपने घरों में छुप जाते थे। सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं की आवाज़ भी नहीं आती। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। मतलब दिन भर खांसते खांसते रोते रोते वे थक जाते थे तो उनके रात के समय बोलने की शक्ति भी कम हो जाती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा महामारी की चपेट में वह गांव आ चुका था। तो रात के इस सन्नाटे और खामोशी को सिर्फ पहलवान ही की ढोलक ही ललका कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत मतलब आधे मरे हुए जिनका इलाज किया गया है क्या नहीं किया गया, जिन्हें औषधि मिली या नहीं मिली, उन लोगों में संजीवनी शक्ति का काम करती थी वह ढोलक की आवाज़। बच्चे, बूढ़े, जवान, शक्तिहीन सबकी आंखों के सामने वही दंगल का दृश्य नाचने लगता था और उनमें शक्ति आती थी। किस प्रकार उसने एक बहुत ही शक्तिशाली चांद सिंह को हराया था, तो इस प्रकार वे मृत्यु से नहीं डरते थे उस ढोलक की आवाज़ को सुनकर। लेकिन कुछ समय बाद पहलवान के दोनों बेटे भी क्रूर काल की चपेट में आ गए और दोनों ने ही दम तोड़ दिया। लेकिन दम तोड़ने से पहले भी उन्होंने कहा अपने पिता से, उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। मतलब वो इतने संयमी थे कि उस समय भी उन्होंने रोए नहीं और अपने पिता को कहा कि आप वह ताल बजाओ जिससे हमारे अंदर साहस भरे। तो सारी रात वह ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवान की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। मतलब उसके दोनों बच्चों की भी महामारी ने जान ले ली। लेकिन इसके बाद भी वह पहलवान प्रतिदिन की भांति ढोलक बजाता रहा। रात में लोगों की हिम्मत भी दुगनी बढ़ गई कि दोनों पहलवान के बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। मतलब उसका बहुत बड़ा कलेजा है जो इतने बड़े दुख को भी सहन करने के बाद गांव वालों के लिए ढोलक बजा रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। मतलब सुबह जाकर उन्होंने देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। मतलब पहलवान भी मृत्यु को प्राप्त हो गया।
तो इस प्रकार यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण जो लोक कलाएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं उसका भी संकेत दे रही है, तथा हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न पैदा करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धन्यवाद।